नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। ब्रेकिंग खबर से शुरुआत करते हैं। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमी जोड़े ने जहर खा लिया। पता चला कि प्रेमी जोड़े की हालत गंभीर है। प्रेमी प्रेमिका को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों के प्यार में परिजन बाधा बन रहे थे। प्रेमी जोड़े नसीराबाद थाना क्षेत्र के पाचू कपूरवा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। प्रेमी युगल ने खाया जहर। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं। तो रायबरेली से खबर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि घर वालों के विरोध के चलते प्रेमी और प्रेमिका दोनों ने ही जहर खा लिया है। दोनों को फिलहाल गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों का इलाज लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। लगातार लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों की देखरेख में इलाज जारी है। अलीगढ़ के भदाना थाना क्षेत्र के हाईवे पर रविवार देर रात एक हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हिस्ट्री शीटर लोघा थाना क्षेत्र के एक होटल के उद्घाटन समारोह में शामिल होने गया था और फिर वहां से दोस्त के साथ गयाना पर लौट रहा था। पर वापस लौटने के दौरान हाईवे पर बाइक सवारों ने उसे घेर लिया और गोलियां चला दी, जिनमें एक गोली उसके कंधे को चीरती हुई पार कर गई। हाईवे पर हुई घटना की जानकारी मिलने पर अधिकारियों में खलबली मच गई और एसएसपी कलानिधि नैथानी समेत अन्य अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की शुरुआत की। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं सदन की कार्रवाई में। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री प्रहलाद जोशी जी। On behalf of my colleague Shri Rao Indrajit Singh, I rise to move the paper mentioned against his name at serial number 2 in today's list of business. आइटम नंबर 3 श्री प्रहलाद जोशी जी। Sir, on behalf of my colleague Shri Arjun Meghwal, I rise to move the paper mentioned against his name at serial number 3 in today's list of business. आइटम नंबर 4 श्री अश्विनी कुमार चौबे। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अपने नाम के आगे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 श्री पंकज चौधरी जी। प्रहलाद जोशी। Sir, on behalf of my colleague Shri Pankaj Kumar Chaudhary, I rise to move the paper mentioned against his name in serial number 5 of the today's list of business. आइटम नंबर 6 श्री रामेश्वर तेली जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम से उल्लेखित दस्तावेज लोकसभा के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। आज की कार्यसूची की क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूं। A view on the same issue. और इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई इस समय चल रही है। सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। Now the listed business is short duration discussion. It has been indicated. I'll come back. You see, with Mr. Jairam Ramesh, once again, your assertion that with respect to one of the notices, there was withdrawal. Fact of the situation is that there has been no such intimation to my secretariat. Therefore, what you indicated on the floor of the House, no, I am on the first point you said. One second.
One second. No. Honorable members, would you please take your seat? One second. Take your seat. Honorable members, please. Please. Honorable members, all of us are bound by the rules. And I had considered, mark my words carefully, notices that were given under Rule 176. And those notices emanated from those whose names has been shown in the listed business today, including those who seconded the notice. And that is why I am indicating to honorable members that even on the day I accepted the notice under Rule 176 for discussion on issues connected with Manipur, the government had on that day said, we agree to it. Now the next step was, date and time of that had been fixed in the prelim session. The government is extremely keen. I would therefore take up I have given. One second. I got your point. I got it. The impression that I have not given a ruling on the 65 notices that had been given under Rule 267, I think you need to go back to the record. I had indicated that on 20th of July 2023, similar notices had been declined by me. And thereafter, there has not been a single day when such has not been given. That being the so, Mr. Siva, Mr. Tiruchi Siva, you are such an experienced man. Notices under Rule 267 have not been admitted by me. They have been declined by me. And it is most unfortunate. Nothing will go on record. It is most unfortunate that my decision, which was in categorical terms on 20th of July 2023, which has been reiterated by me, is not being appreciated. On the other hand, I find responsible members of the House are challenging that decision. I would appeal to the honorable members to kindly go through the proceedings, take note of the decision I have imparted. Right now the listed business is short duration discussion on issues connected with Manipur. Honorable members, is the House prepared to take discussion on Manipur? The government is keen. I therefore call upon Shri Virendra Prasad Bashe to initiate discussion on the short duration. Thank you, Honorable Chairman, sir, to allow me to discuss the situation of Manipur. Mr. Diglasing. Point of order. Let there be order. Sir, I want a point of order. Sir, for point of order, there has to be order in the House. Diglasing ji. One second. Nothing will go on record. One second. Digvijay Singh ji. I am coming. Digvijay Singh ji, for point of order, there has to be order in the House. I am trying to restore order. Provided there is order in the House.
Okay, sir. Sir, what is your point of order? To intervene at any point of time of the proceedings. So therefore, please allow LOP to say something. And you yourself are permitted. Honorable members, Digvijay Singh ji has indicated that it is prerogative, unqualified right of leader of opposition to intervene anytime, which means that right accrues to him also. With the utmost respect, such a right is dependent upon the rules and the direction given by the chairman. There can be no such unqualified, unregulated blanket right. Sir, do you want discussion on the board? Sir, I have a right to intervene and you should allow that. from your seat. You would From your seat. From your seat. Sir, Unless the members are on sir, with their due respect to the seats, chair. the members have to be on their seats. On your seats. I will, but nothing will go on record. तो ये आप देख पा रहे थे राज्यसभा की कार्रवाई। और बात करते हैं अगली खबर की। ज्ञानव्यापी को लेकर सीएम योगी का बयान, उसको लेकर मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही। सीएम का ये कहना है कि त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी का पहली बार ज्ञानव्यापी को लेकर बयान सामने आया है। ज्ञानव्यापी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। उसको मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानव्यापी पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा था, ज्ञानव्यापी को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। ज्ञानव्यापी को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। ज्ञानव्यापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा था, ये सवाल भी उठाए गए हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने ज्ञानव्यापी पर क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद है, इसीलिए प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में गया है। अगर ज्ञानव्यापी मंदिर होता तो माननीय न्यायालय में यह प्रकरण जाता ही नहीं। विवाद की शुरुआत ही यहीं से हुई है कि वो ज्ञानव्यापी मस्जिद है, 5 वक्त की अभी भी उसमें नमाज पढ़ी जाती है, और जब तक माननीय उच्च न्यायालय का कोई निर्णय अन्यथा नहीं आ जाता तब तक वो ज्ञानव्यापी मस्जिद है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय उच्च न्यायालय से बड़े नहीं हैं, इसलिए इतनी जल्दी क्या है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार सबको करना चाहिए। जब मामला न्यायपालिका में विचाराधीन है और जब तक निर्णय माननीय उच्च न्यायालय का नहीं आ जाता है तब तक उस पर किसी भी प्रकार का सकारात्मक नकारात्मक उत्तर नहीं देना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका सर्वोच्च है। न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में किसी भी
बड़े से बड़े ओहदेदार, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय उच्च न्यायालय के और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में कभी दखल नहीं देते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी न्यायपालिका के सम्मान में इस तरह की बात अभी नहीं करनी चाहिए। सब कुछ निर्णय माननीय उच्च न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए। तो इसी पर हमारे साथ धर्मगुरु रामदूत जी जुड़ चुके हैं। रामदूत जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का पहली बार ज्ञानव्यापी को लेकर बयान आया है और बहुत ही बड़ा बयान आया है, साफ तौर पर उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक गलती हुई है। त्रिशूल ज्ञानव्यापी के अंदर क्या कर रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं इस जो मुख्यमंत्री जी ने जो विषय रखा है, जो टिप्पणी रखी है, मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं उस चीज का। क्योंकि अगर वो इस्लाम का कोई मदरसा होता या कोई मस्जिद होती तो उस पर आयातें लिखी होती, लेकिन अगर वो हिंदू मंदिर है तो धर्म सूचक जो चिन्ह है वो मिलेंगे। और इस पर अगर योगी जी ने, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वो बाद में बने, पहले वो स्वयं में एक धर्मगुरु है, एक पीठ के पीठाधीश्वर है, तो धर्म भी कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा। तो उन्होंने एक मुख्यमंत्री के नाते, साथ ही एक धर्मगुरु के नाते पूरी गंभीरता के साथ जो कहा है वो विचारणीय है। और ये इतिहास में जो भूल हुई है उसे समूचे मुस्लिम पक्ष को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी की भावनाओं के साथ अगर आप खिलवाड़ करते हैं या किसी की धार्मिकता को आप दबाने का प्रयास करते हैं। रामदूत दास जी, हमारे साथ आपके पास वापस लौट कर मैं आती हूँ। हमारे साथ गौरवा मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं। गौरवा जी, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी का ये बयान आया है, ऐतिहासिक गलती बताया है इसको, लेकिन उस पर पलटवार भी आया है स्वामी प्रसाद मौर्य का। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री कोई कोर्ट से बड़े नहीं हो गए। देखिए, ये जो बयान आया है एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा आया है जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। और ये बात बिल्कुल सही है, सत्य है। जिस प्रकार राम जन्मभूमि का फैसला न्यायालय के द्वारा हुआ और ये प्रमाणित हुआ कि वो राम जन्मभूमि है और वहां पर भव्य भगवान राम का मंदिर बन रहा है, उसी प्रकार ज्ञानवापी में तो इतने साक्ष्य हैं कि उसको वैज्ञानिक प्रमाणिकता की जरूरत ही नहीं है। कोई आदमी अपने सीधे आंखों से देख सकता है कि वो मंदिर के ऊपर वो निर्माण किया हुआ है। और मैं तो काशी का रहने वाला हूँ, मैं आपको बताऊं, मैं अपने बचपन में उस विवादित स्थल के ऊपर क्रिकेट खेला हूँ, पतंग उड़ाया हूँ और वहां पर कोई जाता भी नहीं था नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से इसको कम्युनल बनाया गया, और ये बात सत्य है, पूरी तरह से सत्य है कि काशी का मुसलमान कभी नहीं गया। लेकिन गौरवा जी, एक सवाल ये भी है कि लगातार सुनवाई चल रही है, समाजवादी पार्टी भी यही कह रही है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। बिल्कुल, कोर्ट का भी फैसला आएगा तो यही आएगा। सत्य को बदला नहीं जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और वैज्ञानिक प्रमाण जो है, जो उसके मिल रहे हैं, चाहे वो एएसआई का सर्वे हो, अभी न्यायालय उस पर भी फैसला देगा ही देगा मुझे लगता है। और उसके अंदर शिव परिवार के सारे विग्रह हैं, सूर्य का उसमें विग्रह है। और आप देखिए जो गुंबद है, गुंबद के ऊपर गुंबद बनाया हुआ है, तो ऐसा नहीं है, वो बहुत साफ स्पष्ट दिखाई देता है। और इसमें बड़ा दिल मुस्लिम समाज को दिखाना चाहिए। ठीक है गौरवा जी, हमारे साथ रामदूत, हमारे साथ धर्मगुरु रामदूत जी भी जुड़े हुए हैं लगातार। रामदूत जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी है, चुनावी मुद्दा तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से था ही, और समाजवादी पार्टी अपना पक्ष लेकर चल रही है। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर सियासत भी पूरी जोरों पर है और इसका फायदा उठाया जा रहा है 2024 से पहले? देखिए महोदय, मैं एक धर्मगुरु के रूप में अगर यहाँ उपस्थित हूँ तो मैं इसे चुनावी मुद्दा तो नहीं कहूँगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको पूरी तरह से भुनाना चाहती है 24 में। देखिए, ये अपने अपने मानने की बात है, ये अपना अपना नजरिया है, कौन किस तरीके से ले रहा है। लेकिन मैं इस समय पे देख रहा हूँ कि इस टाइम पे एक भगवान शिव का मंदिर दबा हुआ है जो विवादित है, जो कहीं ना कहीं आज ये भारत में स्थिति बन गई है कि भगवान के स्थान के लिए हमें लड़ने के लिए कोर्ट तक जाना पड़ रहा है।
ये वो भारत है, ये वो भारत का भारत है जहाँ से भगवान की उत्पत्ति हुई, जहाँ भगवान ने प्रकट हुए, जहाँ भगवान ने अवतार लिया, जहाँ भगवान ने लीलाएं की, जहाँ से भगवान ने संस्कृति और सनातन का प्रचार प्रसार किया। आज उस भारत में भगवान की उपस्थिति के लिए हमें कोर्ट का, कानून का सहारा लेना पड़ रहा है। और मुझे एक चीज का बड़ा ही बहुत ज्यादा विस्मय होता है उन बुद्धिजीवियों के पे जो गलत करते हैं, जो रेप के आरोपी है, जो मर्डर के आरोपी है, तब उन्हें न्याय संहिता की याद नहीं आती है, तब उन्हें दंड संहिता की याद नहीं आती है। लेकिन जब भी कोई भारत में धर्म का मुद्दा बनता है तो वो कहते हैं कि इसका निर्णय कोर्ट। ठीक है गौरवा जी, ठीक है गौरवा जी, रामदूत जी का कहना है कि धर्म के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, इससे दुख की बात और कुछ हो नहीं सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, उसमें भी राजनीति तो करनी ही है, राजनीतिक रोटियां तो सेकनी ही है। एंगल से देखना उचित नहीं है। 522 वर्ष से अयोध्या का विवाद चल रहा था। तो गौरवा जी फिर थोड़ा सा, लगातार तो सुनवाई हो रही है, फिर थोड़ा सा और इंतजार हो ही जाता, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो उनके बयान का जनता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपको ध्यान होगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर के भी बयान दिया था जब अयोध्या का मामला चल रहा था। तो ऐसा नहीं है, ये जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है और उस पर कोई अगर शीर्ष व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करता है तो उस पर सोचना चाहिए। न्यायालय भी कौन चलाता है? न्यायालय भी तो इंसान ही चलाते हैं, हमारे समाज के बीच के लोग ही चलाते हैं और उनकी भी वही सूझबूझ होती है और वहां से भी जो फैसला आएगा वो वही आएगा जो वो कहना चाहते हैं। तो इससे बेहतर होता कि अगर मुस्लिम समाज इसको सहर्ष हिंदू समाज को देता, अपना विराट हृदय दिखाता, तो पूरे विश्व में एक ऐसा संदेश जाता और वो भारत से जाता। क्योंकि आज पूरे दुनिया में देखिए कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मिडिल ईस्ट में लगातार पिछले 30 वर्षों से मुस्लिम देशों में, चाहे वो 56 मुस्लिम देश है, लेकिन आपस में ही वो लड़ते हैं, आपस में ही एक दूसरे को मारते हैं। आप देखिए। अरे तो गौरवा जी आप लोग भी तो यही करते हैं, आप लोग भी तो यही करते हैं। कहाँ समाजवादी पार्टी के सवालों का जवाब नहीं दिया जाता, वार पलटवार लगातार चल रहा है। रामदूत जी, मेरा सवाल यहाँ पर यह भी है कि ये जो समय चल रहा है, लगातार इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्रवाई चल रही है, लगातार उस पर दलीलें सुनी जा रही है, क्या इस समय में इस तरह के बयान आते हैं तो आप उन्हें सही मानते हैं? देखिए महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करूं। आपने सुना होगा असदुद्दीन ओवैसी जो है वो मुस्लिमों के सबसे बड़े चेहरा है इस टाइम पे जी, साथ में एक नेता भी है, वो भारत की राज्य व्यवस्था को संभाल रहे हैं। वो कभी भी वो भाषण देते हैं तो अपनी भाषण में ये जरूर कहते हैं इंशाअल्लाह हम ऐसा काम करेंगे। ये उनका रिलीजन है, ये उनका धर्म है। अगर योगी जी जो स्वयं में एक पीठ के पीठाधीश्वर है और संत स्वरूप में है, उसके बाद अगर मुख्यमंत्री हैं तो क्या वो जय सिया राम बोलते हैं तो वो गलत है, कानून के खिलाफ है? नहीं, वो बिल्कुल गलत नहीं है, वो बिल्कुल गलत नहीं है। वो तो पूजा भी करते हैं लगातार, उसकी कहीं कोई आलोचना नहीं होती है। पर हाईकोर्ट की कार्रवाई लगातार चल रही है। फिर महोदय मुझे ये बताइए फिर उनकी ये टिप्पणी, इसे राजनीतिक रूप क्यों दिया जा रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम जो हैं वो हैं, अगर हम अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए बोल रहे हैं, वो भी जायज बोल रहे हैं। अगर ये बात नाजायज होती तो कहीं ना कहीं मैं खुद में उनका समर्थन नहीं करता। अगर वहाँ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, वहाँ हिंदू संस्कृति के चिन्ह मिले हैं, साक्षात शिवलिंग दिख रहा है और उसे अगर कोई अन्य धर्म के लोग ये कहे कि नहीं ये तो एक फव्वारा है या ये हमारे धर्म से संबंध रखता है, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन उसका असर ये होता है कि इधर से एक बयान आता है और फिर दूसरी पार्टी से दूसरा बयान आता है, तो इस तरह राजनीति जो है, राजनीति का माहौल चलता रहता है और उनका अपना जो फायदा है चुनाव से पहले वो तमाम पार्टियां उठाती रहती हैं। मैं आपकी बहुत जो आपके अंदर जो गुनाह उधेड़ चल रही है उसको खत्म कर देता हूँ जी। एक सिर्फ पलटवार आया इस पे स्वामी प्रसाद मौर्य का जी, और मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को किसी गिनती में नहीं लेता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य वो शख्स है जिनका पूरा जो बना बनाया माहौल था वो खत्म हो चुका है। अब सिर्फ ये बयानों के आधार पे ही हाईलाइट है या जनता में टिके हुए हैं कि कोई स्वामी प्रसाद मौर्य है, क्योंकि ना ही इनके पास जनता की छाप है, ना ही इनके पास कोई पार्टी का कोई बहुत बड़ा अस्तित्व या दायित्व है, पूर्ण रूप से खत्म हो चुके हैं। तो इन्हें तो हर उस हिंदू रिलीजन पे कमेंट करना है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको लगता है कि यदि उन्होंने कहा है तो ठीक कहा है,
इससे कोई नुकसान नहीं है और ये सब चलता रहता है। ठीक है, रामदूत जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गौरवा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में राजनीति एक बार फिर से गर्मा चुकी है। देखना यह होगा कि जैसे जैसे कोर्ट का फैसला आगे बढ़ता है और 3 अगस्त को जो फैसला आता है उसके बाद किस करवट उठ बैठता है और किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।